मी स्वागत करतो. आजचा वार आहे शनिवार. आजचे दिनांक आहे 29 जानेवारी 2022. सकाळची थंडी आणि थंडीतले माझं मराठीचं लेक्चर. मी सर्वांनी नक्कीच चहा कॉफी घेतला असेल अशी आशा बाळगतो. आणि ये जो मराठी का लेक्चर है आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से मार्क्स भी पाएंगे, ऐसी आशा मैं इधर करता हूँ. लास्ट लेक्चर में मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों का फोन आया. बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने मुझे फोन किया, सर आप जब मराठी पढ़ाते हो तो मराठी में बात मत करो, आप हिंदी में भी बात करो. तो ज्यादा नहीं, लेकिन मैं 50% हिंदी यूज करूंगा और 50% मराठी यूज करूंगा, क्योंकि मैं अगर आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा तो आप मराठी में अच्छे मार्क्स कैसे पाएंगे. और मराठी लिखने के लिए मराठी सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कौन से भी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में लिसन यानी श्रवण का कौशल्य जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है. तो ट्राई करो आप मराठी सुनने का, और जैसे जैसे आप सुनेंगे वैसे वैसे आप मराठी में बात भी करेंगे, क्योंकि हमारे मराठी सब्जेक्ट में मराठी लिखना अनिवार्य होता है. जैसे आप इंग्लिश के पेपर में हिंदी नहीं लिख सकते, दैट्स इट, आप मराठी के पेपर में भी हिंदी नहीं लिख सकते. सो जो लैंग्वेज होता है उसी लैंग्वेज ऑफ आंसर में आपको आंसर लिखने होते हैं. सो मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा मराठी, लेकिन आप मराठी भी सुनेंगे ना, और एक्चुअली मराठी और हिंदी में ज्यादा फर्क भी नहीं है, बहुत थोड़ा फर्क है. तो आप पहले ये समझो कि सर मराठी में बोले तो उसका ट्रांसलेट हिंदी में कैसे होगा, अपने मन में ही सोचा करो, और वैसे वैसे आप ये भाषा सीखते रहोगे. क्योंकि भाषा सीखना है तो पहले हमें क्या होता है, उसे लिसनिंग करना होता है. जैसे मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे जो अनपढ़ लोग होते हैं, मतलब जो लिटरेट नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते, फिर भी वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. वो स्कूल भी नहीं जाते, स्कूल भी कभी गए नहीं होते, कोई ग्रामर नहीं पढ़ते, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोलते. क्यों बोलते मालूम है? क्योंकि वो हमेशा टीवी पर इंग्लिश न्यूज चैनल देखते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, या फिर वो ऐसे सुनने की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा. जब मैं गेटवे गया था, आपको सबको मालूम है गेटवे ऑफ इंडिया, ये हमारे मुंबई का बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है. वहाँ पर बहुत लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, देश के दूर दूर के भाग से लोग वहाँ पर आते हैं. तर तेव्हा तिथे एक मी मुलगा पाहिलेला होता. तो मुलगा त्या फॉरेनरला, टुरिस्ट लोकांना गाईड करायचा, आणि इतका सुंदर गाईड करायचा की हा गेटवे कोणी बांधला, पंचम जॉर्ज कधी आलेला, त्याची निर्मिती कधी झाली, इतकी इंग्लिश सुंदर बोलायचा. नंतर थोड़े टाइम के बाद उन लोगों ने उसे फीस पेड किया. मैं उधर ही बैठा था. मुझे कुछ क्यूरियोसिटी आ गई, यार ये बंदा दिखने में तो ऐसा लगता है कि अभी समझ में आता है ना, थोड़े से कपड़े से थोड़े से चेहरे से समझ में आता है. और स्टूडेंट था, आपकी उम्र का ही था, 15-16 उम्र का, 15 ही होगा, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 16 होगा, मतलब 9th या 10th स्टैंडर्ड का होगा. तो फिर मैंने बोला इधर आ बेटा. वो आ गए मेरे पास. मैं बोला कहाँ तक? बोला क्या? अरे बोला कहाँ तक पढ़े हो तुम? और मैं तो स्कूल ही नहीं गया कभी. बोला स्कूल नहीं गया? हाँ सर, मैं स्कूल ही नहीं गया कभी. अभी वो जो भाषण दे रहा था वो कैसे दे रहा था? सर ऐसे ही, हमारे दोस्त लोग हैं, कुछ काम धंधे नहीं रहते, हम घूमते हैं ऐसे ही. वो घूमने के बाद उनके साथ हम रहते हैं, और रहने के बाद हमें अपने आप उनकी भाषा समझ में आती है, और फिर हम बोलते हैं. ऐसे एग्जाम्पल मैंने वेरुल अजिंठा में भी देखा था. वहाँ पर भी वेरुल अजिंठा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल केव है. वहाँ पर वहाँ के लोकल्स थे, जो स्थानिक हॅलो सर, बेरोजगार लोक होते. हाँ, तुम्ही पीपीटी शेअर केली आहे का? नाही करायची मला. अच्छा अच्छा, ठीक आहे.
ठीक है सर, है सर। तो जो वो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ से बेरोजगार लोग होते हैं, वो भी उनके संपर्क में आकर विदेशी लोगों के भाषा सीखते हैं। सो भाषा सीखना इसलिए सबसे उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लिसनिंग होता है। तो आप भी मराठी में ट्राई करो लिसन करने का। जैसे जैसे आप लिसन करेंगे वैसे वैसे आप मराठी अच्छे से सीखोगे। सो आता तुम्हाला आज मी काही महत्वाचं 4 गोष्टी सांगणार आहे, ते सर्वांनी लक्ष द्या. तुम्ही सर्व 9वीला आहात, 9th स्टँडर्डला आहात. तुम्ही पुढच्या वर्षी 10वीला जाणार आहात, बरोबर? तर 10वीला जाण्या अगोदर एक लक्षात घ्या, की तुमचा 9thचा जो काही हा जो आज मी तुम्हाला कंटेंट शिकवणार आहे, तो कंटेंट सेम 10वीला आहे. ॲज इट इज आहे. याच्यामध्ये एक शब्दाचा, एका वर्डचाही फरक नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही जो आज कंटेंट शिकणार आहात, तोच कंटेंट तुम्हाला 10वीला येणार आहे. तर आज मी तुम्हाला काय शिकवणार आहे, हे मी तुम्हाला सांगतो. आज तुम्ही तुमच्या प्रश्नपत्रिकेतला प्रश्न क्रमांक 5, ज्याला उपयोजित लेखन असे म्हणतात, इंग्लिशमध्ये त्याला रायटिंग स्किल असे म्हणतात, तो 24 मार्क्सला आहे. आणि हा 24 मार्क्स मधला प्रश्न क्रमांक 5 मधला तिसरा प्रश्न, निबंध लेखन, हा आज आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. तर या निबंध लेखनाच्या पाठाला सुरुवात करण्यापूर्वी सर्वांनी लक्षात घ्या, तुमच्या क्वेश्चन पेपरच्या 9th ऑल्सो 10th च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये लास्ट क्वेश्चन आहे हा. तर हा 9thला पण आहे आणि 10thला पण आहे. सो हा चांगल्या प्रकारे आज तुम्ही समजावून घ्या. तर मी माझ्या मोबाईल मधून तुम्हाला पीपीटी शेअर करतो. सर्वांनी लक्ष द्यायचंय. मी तुम्हाला पीपीटीच्या द्वारे तो कंटेंट आज शिकवणार आहे.
हॅलो सर, तुमचा माईक म्यूट आहे. हॅलो सर, राहुल सर, सर तुम्ही म्युटेड आहात. हॅलो सर, हॅलो सर, हॅलो, हॅलो राहुल सर, तुम्ही म्युटेड आहात सर. अनम्यूट करा स्वतःला. हॅलो, हॅलो सर, हॅलो राहुल सर, हॅलो राहुल सर, सर तुम्ही म्युटेड आहात.
बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हो सर, आता येतोय. नाही मिस, माझा फोन म्यूटच आहे ना, अनम्यूट नाहीच कधी. नाही पण सर एवढा वेळ आवाजच नाही आला. आता आवाज येतोय. कारण मला इथे दिसत होतं की तुम्ही म्यूट केलंय म्हणून. एक मिनट, हाँ, आप मुलांना विचारिए. बच्चों, अभी तक जो आपने थोड़ा पार्ट सीखा है उसका आवाज आया था, या फिर से उसे रिवाइड करना होगा? जस्ट रेज युअर हँड्स. हाँ, अनुराग, अनुराग गुप्ता, आपने मतलब अभी तक आवाज आया था ठीक से, या फिर से शुरू करना पड़ेगा ये? नहीं सर, आपका आवाज नहीं आया था। बिल्कुल नहीं आया था? नहीं। सिर्फ आपको स्लाइड दिखी थी क्या? हाँ, खाली स्क्रीन दिख रहा था, आवाज नहीं आ रहा था। ओके ओके, तेरे पहले ही बोल देना चाहिए था, फिर मैसेज करना चाहिए था. ठीक है, अभी फिर से ले लूंगा ये. हाँ, नाही यस सर, सर। मी तुम्हाला मेसेज पण केला. इथे पण खूपदा सांगितलं की सर तुमचा आवाज येत नाहीये म्हणून. हो. हो. ओके ओके ओके, मी स्क्रीन शेअर केल्यामुळे मला दिसलंच नाही काय माझ्या मोबाईलमध्ये. हा, म्हणून मी मेसेज पण केला. मग माझ्याकडे नंबर नव्हता, मग मी अल्मस मॅमना कॉल केला मग. ओके 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 ओके, ठीक आहे ठीक आहे. बरं, असू द्या, घेऊया आपण मागून परत ठीक सुरू आहे, करू. चालेल सर. ओके. प्रश्न क्रमांक 5, लेखन कौशल्य. उसमें से 3 आपको निबंध दिए हैं, 3 में से आपको क्या करना है? एक निबंध लिखना है. अभी आप देखो कि 3 में से आपको कौन सा निबंध लिखना है. आपको ये खुद का चॉइस का, मतलब खुद चॉइस करना होता है. निबंध म्हणे विचारांची विषयानुरूप केलेली मांडणी, आणि निबंध म्हणजे बांधणे किंवा गुंफणे. निबंध लेखन करते समय आप कौन से टॉपिक पर ज्यादा लिख सकते हैं, ये टॉपिक आपको पहले चूज करना है. उसके बाद जिस टॉपिक को आपने चूज किया है उसके बारे में आपको माहिती है, उस विषय के बारे में आपको जानकारी है, अगर है तो वही विषय चूज करो. तीसरा होता है, अगर उसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन है, माहिती है, तो आप वो चॉइस करो. निबंध लेखन करते समय आपका जो हैंड राइटिंग होता है उस पर आपको फोकस करना होता है. और जब आप कोई विषय चूज करते हो तो आपके खुद के ओपिनियंस होने चाहिए, और वो ओपिनियंस हमें आंसर पेपर में लिखने होते हैं. जब आप लेखन करते हो तो उसकी प्रेजेंटेशन की जो शुरुआती की लाइन होती है वो आकर्षक होनी चाहिए. सुरुवात करते समय आप कोई एखाद्या कवितेच्या ओळी लिहू शकता, एखादा प्रसंग लिहू शकता, किंवा एखादी बातमी सांगू शकता, किंवा एखादा वाक्यप्रचार वापरू शकता, किंवा एखादी म्हण, या फिर आप कोई अच्छा सा सुंदर सा कोटेशन डाल के भी उसकी शुरुआत आप कर सकते हो. फिर शुरुआत होने के बाद जो आपका लेखन करने का जो मिडल का महीना होता है उसमें आपको जो टॉपिक आपने चूज किया है उसका उसके बारे में विचार को स्पष्ट करने होते हैं. उसमें भी अनावश्यक कोई अनवांटेड थॉट्स है, अनवांटेड आपके कुछ सेंटेंस है, वो भी आपको अवॉइड करके उसी विषय के अनुसार आपको लेखन करना होता है. और ध्यान रखो कि वही सेंटेंस बार बार आपके लेखनी से नहीं आनी चाहिए. मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि आप वही सेंटेंस दोहराते हो, वो भी आपको नहीं दोहराना. ठीक है. फिर आपको आपके टाइम का मैनेजमेंट भी करना होता है, क्योंकि आप निबंध लेखन के लिए 1 घंटा देंगे तो वो टाइम भी आपको बहुत ज्यादा होता है. फिर 20 मिनट में आपका निबंध लेखन होना चाहिए. अभी लेखन शेवट करते समय, म्हणजे आप निबंध का समारोप करते समय आपको क्या करना होता है?
जितनी सुरुवात अच्छी है तितकाच शेवटही चांगला असावा. विचार स्पष्टपणे मांडावे आणि त्याचं स्किल आपल्याकडे असायला हवं. आता निबंध लेखन के 3 प्रकार होते हैं. उसमें से पहला होता है प्रसंग लेखन, जिसे थीम राइटिंग बोलते हैं. वो क्या होता है? प्रसंग लेखन यानी वर्णन का निबंध होता है. उसमें आपको किसी प्रसंग का वर्णन करना होता है. जैसे आपने कोई एक टूरिस्ट प्लेस पर आपने विजिट किया, पिकनिक गए, उसका वर्णन हो, या फिर आपके मन में कोई सोचा कि यार मैं जम्मू कश्मीर गया, या फिर मैं जम्मू कश्मीर में आपने कौन कौन से सुंदर प्लेसेस देखे, उसके बारे में आप माहिती लिखो, तो उसके वर्णन प्रसंग लेखन में आते हैं. और आपको ऐसे लिखना होता है अगर पढ़ने वाला कि समझे यार इसने इतना सुंदर लिखा है कि जैसे मैं ही वहां पर जाके आया. हम बहुत सारे, अभी हमारे बुक में वेनिस नाम का जो लेसन है, पानी का शहर, वो पानी का शहर हमने देखा नहीं है, लेकिन जो रमेश मंत्री है उसके लेखक, उन्होंने इतना सुंदर लेखन किया है कि हम अपने स्कूल में बैठकर ही वेनिस शहर देख के आए हैं. इतना सुंदर उन्होंने लिखा है. तो ऐसा लेखन होना चाहिए कि जैसे वो आप खुद उसे इंजॉय कर रहे, खुद उसे फीलिंग कर रहे, ऐसे सामने वाले को लगे. प्रसंग लेखन में वो जो घटना होती है उसका स्वरूप क्लियर होना चाहिए. उसके लिए माइक्रो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. और छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उसका भी वर्णन होना चाहिए. उसके बाद भावनाओं का दर्शन होना भी जरूरी है. चेहऱ्यावरचे हावभाव, शब्दांचे उच्चारण हे सुद्धा प्रसंग लेखनातून झाले पाहिजे. ये होते प्रसंग लेखन करते हुए हमें जो कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये है. आता प्रसंग लेखनामध्ये कोणकोणते विषय येऊ शकतात, कौन कौन से सवाल आपको प्रसंग लेखन में पूछे जा सकते हैं. तो पहला सवाल होता है पावसाळ्यातील एक दिवस. हम हमेशा देखते हैं हमारे मुंबई शहर में बारिश के दिनों में बहुत लोगों का हाल होता है. सो बारिश का मौसम शुरू होने से पहले जो गर्मी का सीजन होता है, वो गर्मी को खत्म करने के लिए एक दिन बारिश आती है. जो बारिश का पहला दिन होता है, वो दिन आपको कैसा लगता है, उस दिन पर आप क्या महसूस करते हैं. जो वातावरण का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तापमान बढ़ा हुआ होता है, वो अचानक से कम होकर एक हमारे वातावरण में क्या होती है, हल्कापन आने लगता है. दूसरा है मी पाहिलेले सैनिकी जीवन. आप सबको मालूम है कि सैनिक और किसान हमारे देश के बैकबोन होते हैं, हमारे देश के वो पिलर्स है. और सैनिक जीवन कितना खड़तर होता है, कितने चैलेंजेस उनके लाइफ में होते हैं. तो आपको फौजी एक विषय में आपको लिखना होता है, एक सैनिक के विचार आपको प्रकट करने होते हैं. तीसरा है मी केलेले श्रमदान. चौथा है शाळेची सहल यानी स्कूल का पिकनिक. पाचवा है दही हंडी. छठा है मी पाहिलेला पाऊस, म्हणजे अकस्मात पडलेला पाऊस, म्हणजे अचानक से आई हुई जोर की बारिश. और आखिरी है मी पाहिलेली जत्रा. जत्रा आप बहुत लोग इंजॉय करते हैं. हम जब गांव में जाते हैं या फिर हमारे बड़े बड़े शहरों में भी जत्रा भरती है. तो जो जत्रा होती है, उस जत्रा में आप क्या क्या एंजॉय किए थे, आपने क्या क्या देखा था, कैसे कैसे लोग आपके सामने आए थे, उसका वर्णन उसमें होता है.
अभी एक कारगिल दिवस है, तो कारगिल दिवस में मेजर रमाकांत अपने देश भक्ति में शहीद हो गए। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आपको आदर्श विद्यालय में जाना है, और आप वहां पर गए थे, और वहां पर जाने के बाद क्या प्रसंग हुआ था उसको आपको प्रसंग लेखन में लिखना होता है। तो कल्पना करनी होती है कि उस श्रद्धांजलि समारोह में आपने क्या क्या आपके मन के अंदर भावनाएं आई थी, उसका लेखन आपको उसमें करना होता है। अभी जो स्लाइड शो है वो आप उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे खिलौने लेकर एक आदमी घूम रहा है, एक लड़की और उसकी माँ उस जत्रा में आई है। तो जत्रा एक प्रसंग सामने रखकर आपको प्रसंग लेखन में लिखना होता है। अभी जत्रा में क्या क्या होता है देखो। पहले जत्रा पर्टिकुलरली किसी भगवान के नाम से जानी जाती है, जैसे महाशिवरात्रि, ये भगवान शिव का प्रगट दिन है। तो महाशिवरात्रि में हमारे बहुत से गांव में जत्रा का आयोजन किया जाता है। जिस गांव में जत्रा होती है उस गांव में भगवान शिव जी का टेम्पल तो हमेशा होता है। उस टेम्पल में भगवान शिव की आराधना की जाती है। उस मंदिर को बहुत सजाया धजाया जाता है, लाइटिंग्स होती है, फायरवर्क से सजाया जाता है। तो पहला होता है उस भगवान की जत्रा का क्यों है, मतलब क्या उस जत्रा में क्या था कि वहां पर जो भगवान है उनकी आराधना के लिए वो जत्रा का आयोजन किया जाता है। फिर जत्रा है तो लोग आएंगे तो औरत, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े बूढ़े सब आते। तो उनके मनोरंजन के लिए, उनके खान पान के लिए बहुत सारी मिठाई की दुकान लगती है, क्योंकि लोग आते हैं तो लोग कुछ ना कुछ खान पान करते हैं। तो पहला उधर क्या होता है, मिठाई की दुकान लगती है, तो मिठाई की दुकानों के बारे में आपको लिखना होता है। फिर जत्रेमध्ये जत्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची खेळण्याची दुकानं असतात, तर तिथे आपण कशा प्रकारे मजा घेतो। काही ठिकाणी मी बऱ्याच जत्रा पाहिलेल्या आहेत, मैंने बहुत सारी जत्राएं देखी है। उस जत्राओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य प्रकार होता है लावनी, तमाशा, नाटक, उनका आयोजन किया जाता है, क्योंकि लोग उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले सके। तो उसके लिए वो क्या होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। फिर जत्रा में लोगों के मनोरंजन के लिए रेसलर कैंप लगाए जाते, दंगल लगाए जाते। दंगल यानी वो आमिर खान का दंगल नहीं, वैसे ही दंगल होता है, लेकिन जत्रा में लोग इकट्ठे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े अखाड़े लगाते हैं पहलवानों के लिए, उनकी कुश्ती लगाकर आनंद लेते हैं, और पहलवानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए क्या करते हैं, धनराशि देते हैं। तो ये जो होता है वो प्रसंग लेखन में उसे आना होता है। अभी एक जब प्रसंग लेखन का जत्रा का वर्णन दिया है। माझ्या गावात भैरवी या ग्रामदेवतेचे देऊळ आहे। या आमच्या ग्रामदेवतेची जत्रा दरवर्षी पौर्णिमेला भरते। भैरवी देवीचा उत्सव म्हणजे संपूर्ण गावातील सामुदायिक सोहळा असतो। चैत्राली तुमच्या मागे पुढे 5-10 दिवस देवळाचा परिसर नुसता भरभरून गेलेला असतो। अखेर चित्रपूर्वीचा दिवस उजाडला। पहाटे दुर्नसनेचे मंगल सुरकानी येत होते, त्यात नगराचा मंद ठेका घुमत होता। मंजूळ घंटा नाद वातावरणात गुंजत होता। वाऱ्याला
अमानीचा दूरवर सुटला होता. सारे वातावरण मंगलमय झाले होते आणि अशा पवित्र वातावरणात मी व माझा आतेभाऊ जत्रेला फेरफटका मारायला निघालो. रंगरंगोटी करून सजवलेले देवालय आपल्या भक्तजनांच्या स्वागतासाठी तयार होते. दीपमाळेतील झगमगत्या दिव्यांचा प्रकाश प्रभातीच्या धुसर वातावरणात दूरवर पसरलेला होता. गावातील युवकांनी देवालय आणि त्याचा परिसर रंगीबेरंगी फुलांनी व पताकांनी आणि माळ यांनी सुशोभित केला होता. दिवस जसा पुढे सरकू लागला तशी तशी जत्रा चौरंग आणि उत्साहाने फुलली. देवळाच्या परिसरात विविध दुकानांच्या राहुट्या पडल्या होत्या. राहुट्या याने तंबू, छोटे छोटे तंबू होते. देवीच्या ओटीसाठी खण, नारळ, फुले, हळद, कुंकू विकणारी दुकाने, प्रसादोकी दुकान, विविध पदार्थ असणाऱ्या मिठाईची दुकाने त्या मंदिराच्या परिसरात उभी होती. औरतों के लिए किचन में, रसोई घर में लगने वाले बहुत सारे चीज वहाँ पर देखने के लिए आए थे. किसानों के लिए खेती के औजार, उनके भी दुकानों लगे थे. कुछ लोग अपना हाथ जमाने के लिए ज्योतिष का भी धंधा लगाकर, ठेला लगाकर उधर अपना बिजनेस को बढ़ा रहे थे. छोटे छोटे होटल भी आए थे, जॉइंट व्हील भी आए थे बच्चों का मनोरंजन करने के लिए. और वो जो जत्रा थी वो सच में बहुत बढ़िया थी. ऐसा इसका वर्णन इस प्रसंग लेखन में किया गया है. चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. दीपक लेखन का दूसरा प्रकार होता है आत्मकथन लेखन. आत्मकथन जिसमें ऑटोबायोग्राफी होता है. आत्मकथन काल्पनिक आत्मकथन होता है, जैसे वृक्ष, टेबल, खिड़की, टीवी, इनका मन की बात ये काल्पनिक होती है. इस प्रकार इंसानों को भावना होती है. इसी प्रकार हमारे सृष्टि में सभी निर्जीव लोग होते हैं, उनको भी भावना होती है. ऐसा मानकर हमें इसका लेखन करना है. इनके सुख दुख का वर्णन करना होता है. अगर कोई निर्भुत वस्तु है तो उसे शुभ मानकर हमें उसका लेखन करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल का प्लेग्राउंड आपसे बात कर रहा है, इसका आपको आत्मकथा में लेखन करना होता है. अभी 26 जनवरी है, इसमें हम अपना राष्ट्रध्वज लहराते हैं. उस राष्ट्रध्वज का मनोगति आपको इसमें लिखना होता है. उसके बाद ये पाऊस बोलते, बागेची आत्मकथा, झाडाची आत्मकथा, नारळाची आत्मकथा, शेतकऱ्याची आत्मकथा आणि कचरा कामगार, ये सारे विषय आत्मकथन निबंध. एक उदाहरण घेऊया आपण. झाड, पेड़, वृक्ष, इसके आत्मकथा लेखन करनी हो तो किस प्रकार लेखन करना होता है, इसको एग्जाम्पल हमारे पास है. चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो. मी झाड बोलतोय, मी आज तुमच्या समोर माझे मनोगत व्यक्त करणार आहे. सध्याच्या आधुनिक आणि तंत्रज्ञान जगात तुम्ही मला विचारला आहात, मी तुम्हाला आज माझे महत्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ये हो गई निबंध लेखन की शुरुआत, यानी उसका मनोगत हो गया. तो प्रस्तावना होने के बाद हमें विषय की सुरुवात किस प्रकार करते हैं. माझ्यामुळे तुम्हाला जीवन आवश्यक ऑक्सिजन मिळतो. ऑक्सिजन ज्याच्याशिवाय माणूस 5 मिनिटापेक्षाही जास्त वेळ जगू शकत नाही. मी जर ऑक्सिजन निर्माण केला नाही तर तुम्ही श्वास कसा घेणार. मतलब मैंने ऑक्सीजन ही नहीं बनाया तो आप लोग ऑक्सीजन लेंगे कैसे. निसर्गाचा रास करून बनवलेल्या घरात कसे राहाल. जंगले तोडून बांधलेल्या रस्त्यावर प्रवास कसा कराल. जर झाड नसतील तर या पृथ्वीवरचे जीवनमान नष्ट होईल. हे सारे समजायला किती सोपं आहे, पण तरीही तुम्ही वृक्षतोड करता. का वनवे पेटवता. तुमच्यासारखे आम्ही सुद्धा जिवंत आहोत. आम्हालाही भावना आहेत, आम्हालाही वेदना होतात. तुमच्या मुलांना, प्रियजनांना
खरचटले तर तुमच्या मनाची घालमेल होते. पण झाडाच्या फांद्या तोडताना, फळांना दगड मारताना आणि सर्वतीने वृक्षांना कापताना तुम्हाला काहीच सुचत नाही. डोळ्यात अश्रू पण नाहीत आणि मनात साधा विचारही येत नाही. इतके तुम्ही अमानुष कसे? झाडाझुडपांमुळे जमिनीचे प्रदूषण कमी होते. झाडांमुळे माती जमीन टिकून राहते. त्यामुळे जमीन चांगली राहते. तसेच झाडांमुळे कमी खतांच्या मात्रामध्ये सुद्धा तुम्हाला पिकं घेता येतात. जर पीक चांगले आले तर शेतकऱ्यांना कर्ज काढायची गरज नाही आणि कर्ज नसेल तर शेतकरी आत्महत्या करत नाही. माझं ऐका आणि तुम्ही सर्वांनी आयुष्यामध्ये 4 झाडे लावा. बर्थडेला, मैरिज में या फिर किसी फंक्शन में आप जाते हो तो आप उसमें बुके केक लेके जाते हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आप क्या करो, आपके हाथ में पौधा लेके जाओ और पौधे का भेंट करके उसे दे दो और उसे जंगल, डोंगर, रास्ता या पर जिधर भी खाली जगह है उस पर उसे लगवा दो और उसकी देखभाल करो. निसर्ग खूप बलाढ्य आहे आणि तो खूप सहनशील आहे. पण तुम्ही जर संयमाचा अंत पाहिला तर तुमचा विनाश होईल. म्हणून सर्वांनी झाडे लावा आणि झाडे जगवा. ये था आत्मकथा में एक वृक्ष का आत्मकथन पर निबंध, जो अभी आपने देखा. अभी जो आखिरी सवाल है हमारा वो वैचारिक निबंध का. इसमें किसी भी विचार का लेखन करना होता है. चारों बाजू से अपने विचार प्रकट करना होता है. हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं होती है उसका विमर्शन करना होता है और अपने खुद के शब्दों में उसे यूज करना होता है. उसमें आने वाले विषय है झाड़े लावा झाड़े जगवा, इंटरनेट के महत्व, लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम, मोबाईल साप वरदान, बाकी की समस्या, पानी के जीवन, ऐसे विषय इसमें आते हैं. मोबाइल साप की वरदान, अभी आप मोबाइल का यूज बहुत करते हो, ऑनलाइन लेक्चर भी चलते हैं, लेकिन उसके कुछ फायदे है कुछ नुकसान भी है. मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो हमें बहुत धोखादायक होते हैं. जैसे पबजी होता है. पबजी खेलने के बाद हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम हिंसा की तरफ जाते हैं, घर में अच्छे से नहीं रहते, हमारे मन में चिड़चिड़ापन होता है, ज़्यादा मोबाइल देखने से हमारे आँख पर आंसू आते हैं, आंखों से पानी निकलता है, हमें बोर होने लगता है. तो ये मोबाइल जितना अच्छा है उतना चाहे वो उसका साथ भी होता है. तो इस प्रकार के विषय वैचारिक निबंध में आते हैं. और इस प्रकार आज हमने 3 निबंध के आज यहाँ पर प्रकाश किए हैं. और आपको जो असुविधा हुई है कि आपने 10 मिनट लगभग आपने मेरा आवाज नहीं सुना, तो मैंने भी नहीं देखा था कि मेरा माइक अनम्यूट था. अगर इस प्रकार की कुछ ऐसे रहे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, लेकिन स्क्रीन शेयर होने के बावजूद वजह से मैंने देखा ही नहीं था. तो अ, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है. अगर किसी मेरे बच्चे को कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ पूछना है तो आप मुझे आपके माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो.